नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने व्याख्यान में रीतिकालीन काव्य पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के नाम से ज्ञापित रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 विक्रम तक माना जाता है, अर्थात 658 ईसा से 1857 ईसा तक के काल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। इस काल की कविता रीति के आधार पर विकसित हुई तथा रीतिकाल के अर्थ में रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक अलग संप्रदाय है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर किया है। किंतु हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना प्रणाली के रूप में हुआ है, जिसके अनुसार रीति का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, नायिका भेद, छंद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। काव्य लक्षणों के आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस काल में हिंदी में लक्षण ग्रंथों के रचने की परंपरा आरंभ हुई, इसीलिए इस काल को रीति काल की संज्ञा दी गई। भक्ति काल में हिंदी कविता ने श्रेष्ठता के जिन शिखरों को स्पर्श किया था, उसके बाद लक्षण ग्रंथों की रचना स्वाभाविक थी। रीति काल में सामान्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को छंदोबद्ध करने वाली रचनाएं, जिनमें हिंदी के कवियों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस कोटि की रचनाएं मुख्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद लगती हैं। वे रचनाएं जो काव्य लक्षणों को प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं लिखी गई, बल्कि इस कोटि की रचनाओं में भाषा, भाव और शैली सभी का निखरा हुआ रूप है तथा हिंदी की रीतिकाल की यही कविता उसका प्राण तत्व है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि। भक्तिकालीन साहित्य के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में लक्षण ग्रंथों की रचना होना सर्वथा एक नई प्रवृत्ति है। भक्ति साहित्य में जहाँ पारलौकिक सुखों और निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन है, वहीं रीतिकाल में ऐहिक सुखों की खोज, पांडित्य प्रदर्शन, विलास भावना आदि तत्व कवियों के लिए प्रमुख हो गए। जैसे इस युग की कविता का सूत्र इन दो पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। किंतु इस प्रवृत्ति के लिए तत्कालीन परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। हम परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम ले रहे हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। बाबर ने जिस मुगल राज्य की स्थापना की, उसका सूर्य अकबर तक निरंतर प्रचंड किरणों से प्रकाशमान होता रहा। अकबर ने अपनी उदारतापूर्ण नीति के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। जहांगीर ने अकबर द्वारा जुटाई गई सामग्री का खुलकर उपयोग किया तथा सूरा और सुंदरी उसके बहुत बड़े सहयोगी थे। जहांगीर के शासन के बारे में कहा जाने लगा, एक बोतल शराब हो और एक सिर कबाब हो। नूरजहां की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान सरदारों की देख रेख में जहांगीर का शासन चलता रहा, लेकिन जीवन में उन्मुक्त विलास और सुख भोग का प्रसार हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहां स्वभाव से बहुत कला प्रिय भी थे और उसके शासन की प्रमुख दो प्रवृत्तियां थी, अलंकरण और प्रदर्शन। सूरा, सुंदरी और कला की उपासना शाहजहां की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इनका प्रभाव पूरे भारतीय जीवन पर पड़ा और भोग विलास तत्कालीन भारतीय जीवन का केंद्रीय आधार बना। शाहजहां का भी प्रभाव रहा कि हिंदी के कवि श्रृंगार और विलास की कविताओं में लीन हो गए। शाहजहां के बाद औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता ने विलासिता पर अंकुश लगाया और उसकी हिंदी विरोधी नीतियों ने जीवन भर उसे बाहर ही उलझाए रखा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में शासन चलाने की योग्यता ही नहीं थी तथा वे विलास और भोग को ही नहीं छोड़ पाए। जब केंद्रीय सत्ता ही भोग विलास में डूबी थी, तो देशी राजाओं की जीवन शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। छोटे छोटे सामंत भी
विलास में डूब गए और उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने की दृष्टि से कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। सामाजिक पृष्ठभूमि। कार्ल मार्क्स का यह कथन कि शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है, इस युग पर पूरी तरह लागू होता है। दरबारी अश्लील रुचि ने तत्कालीन समाज को अश्लीलता का उपासक बना दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हिंदू समाज में जड़ें जमाती चली गई। इस युग में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा तथा मुगल दरबारों में सुंदरी दासियों के बाजार से लगे रहते थे। इस युग के कविगण वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर नारी के शरीर की एक एक रेखा का मांसल चित्र प्रस्तुत करने लगे। देव का यह कथन इस युग की नारी विषयक दृष्टि का परिचय देता है। कौन गने पुर बर्न नगर, नारी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। इस युग की कविता का मुख्य उपजीव्य नारी सौंदर्य चित्रण बन गया तथा कविगण भी विलासी कविता लिखने पर पुरस्कृत होने लगे। इन कवियों के लिए सामाजिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अगली हमारी जो परिवेश है वो है धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक नैतिकता की दृष्टि से हिंदी साहित्य का रीतिकाल घोर अधपतन का युग है। अधपतन के परिदृश्य में किसी श्रेष्ठ धर्म की कल्पना करना बेकार था। धर्म के नाम पर पंडितों, मुल्ला मौलवियों तथा पीर मुर्शिदों की वाणी का बोलबाला था। हिंदू और इस्लाम धर्म हमरयाला बनकर एक दूसरे के साथ हो गए। सूरा और सुंदरी ने दोनों को एक कर दिया। भक्ति के केंद्र मंदिर भी महंतों और देवदासियों की कामुकतापूर्ण और इंद्रिय साधना के केंद्र बन गए। रीतिकालीन साहित्य धार्मिकता और नैतिकता के स्थान पर कामुकता और विलासिकता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया, जिससे उन्होंने राधा और कृष्ण को भी लपेट लिया और कहा, अब के सुकवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अगला है साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अलंकरण और प्रदर्शन इस युग के आधारभूत तत्व थे। अरबी फारसी की कविता हुस्न और इश्क की कविता थी। उसके उपास्य शीशामय और पैमाने हैं। इसका प्रभाव हिंदी कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी कामुकता भरे वर्णन करने आरंभ कर दिए। रीतिकालीन कवि के लिए कविता का लक्ष्य कोई उदात्त मूल्य नहीं था, बल्कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, मनुज रूप है अवतर्यो, तीनों वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन, अरु कामिनी संग भोग। स्पष्ट है कि इस युग की सारी साहित्य साधना विलासी मुगल दरबारों की प्रेरणा का फल है। रीतिकालीन कविता के बारे में डॉक्टर सावित्री सिन्हा का यह कथन बहुत सटीक है। स्वार्थपरायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंती वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक अव्यवस्था तथा विलासमूलक वैभव जन्य प्रदर्शन प्रदान अलंकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधि पर प्रभाव पड़ा। तदयुगीन कलाकार की आत्मा पर ये बाह्य परिस्थितियाँ एक प्रकार से हावी हो गई थी। चेतना के सूक्ष्म सार्वभौम और नित्य तत्व बाह्य जीवन की स्थूल साधना में लुप्त हो गए थे। स्थूल सूक्ष्म पर विजय के कारण ही इस युग में रीति काव्य लिखा गया। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस व्याख्यान में रीतिकालीन काव्य के पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।